हेलो एवरीबॉडी। बहुत लंबे टाइम के बाद हमारे चैनल पर ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, चूँकि अभी हमारे सामने एक बड़ा एग्ज़ाम जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है और इसका डेट भी जारी हो गया है। 17 दिसंबर को ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसी को देखते हुए आपके लिए लगातार वीडियो डालने का प्रयास किया जाएगा और पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी। जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि लॉन्ग वीडियो के माध्यम से उसको पूरा कंप्लीट किया जाए। ठीक है। वैसे स्टार्ट करने के लिए ज़्यादातर लोग इतिहास से जो है विषय को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ इस बार जो है चेंज करने का जो प्लान था कि अब इस बार जो है सब्जेक्ट चेंज किया जाए। ठीक है। तो इसी के लिए जो है अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, जब ये वर्ड पढ़ा जाता है तो दिमाग में क्या क्लिक होता है? तो हमारे दिमाग में ये वर्ड क्लिक होता है कि अर्थव्यवस्था मतलब एक देश के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां चल रही है, उस आर्थिक गतिविधियों में क्या क्या चीज़ें शामिल है। ठीक है। और उस आर्थिक गतिविधियों में बाकी दुनिया के पैमाने, बाकी देश के पैमाने हम कहाँ पे खरे उतरते हैं। ठीक है। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था ये दोनों एक ही शब्द है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, यानी कि मानव की जो भी खर्च से जुड़ा हुआ, व्यवसाय से जुड़ा हुआ, आमदनी से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ मानव की अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ, हानि, ये सब इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो आर्थिक गतिविधियां उसी को कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम ना जोड़ा जाए। अब जैसे हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था से कोई देश की बात होगी, कोई घर की बात होगी, कोई गांव की बात होगी, कोई शहर की बात होगी। मतलब जब हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में हम किसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं? वो कोई देश होगा, कोई कस्बा होगा, कोई शहर होगा या घर होगा, या इंडिविजुअली एक इंसान की अर्थव्यवस्था कितना कमाता है, कैसे कमाता है, कितना खर्च करता है, क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है। तो वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, यानी कि उस सारे चीज़ों को दिमाग में रख करके एक देश की आर्थिक कंडीशन को जानने की कोशिश करते हैं, तो हम उसी को अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है। तो आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकार, दुर्लभ संसाधन का प्रयोग, मतलब उस देश के अंदर क्या क्या संसाधन है और संसाधनों का उपयोग सरकार किस तरीके से कर रही है। ठीक है। सेवाओं का, वस्तुओं का कैसे उत्पादन हो रहा है, कैसे खपत हो रहा है, और जो हो रहा है उससे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा जो है दुनिया में कुछ अलग अलग तरीके से जो है बना ली गई है। अब इस तरीके से बनाया गया है चूँकि दुनिया में एक डॉलर है जो हर जगह चलता है। ठीक है। डॉलर दुनिया में हर जगह चलता है। तो डॉलर को नीची आय वाली, मध्य आय वाली, उच्च मध्य आय वाली, उच्च आय वाली, इस तरीके से बांट दिया गया है। अगर आप $995 कमाते हैं, मतलब किसी देश में प्रति व्यक्ति की जो आय है, मतलब एक व्यक्ति कितना कंट्रीब्यूशन करता है अपने देश में, तो $995 कंट्रीब्यूशन करने वाला नागरिक नीची आय वाली जो है अर्थव्यवस्था का जो है वो भागीदार है, उस देश का वो पार्ट है। फिर 996 से लेके $3895 अगर वो अर्न करता है, कमाता है, तो वो नीची से थोड़ी ऊपर, नीची से मध्य आय वाली के कैटेगरी में आता है। और $3896 से $1,20,055 तक की कमाई करने वाला उच्च मध्य आय वाली कैटेगरी में है, और 1,20,000 से जो अधिक कमाता है वो उच्च आय वाली कैटेगरी में आता है। तो इस हिसाब से देश का जो है डिवीज़न भी किया गया है। जैसे कि ये कंट्री डेवलप कंट्री है जो $1,20,055 की कमाई वहाँ के प्रति नागरिक जो है करते हैं, तो उसका शुमार किया जाता है एक विकसित देश से। ठीक है। और जो इससे कम कर रहा है उसका शुमार किया जाएगा एटलीस्ट
यानी कि उससे विकसित से थोड़ा सा नीचे, फिर उससे भी जो कम है उसका शामिल किया जाएगा डेवलपिंग कंट्री, यानी कि विकासशील देश। अभी ये कंट्री जो है विकास की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी इसका विकास हुआ नहीं है, ठीक है। फिर इससे जो कम होगा फिर वो आ जाएगा, वो कंट्री सीधा वो पुअर कंट्री हो जाएगा, यानी कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से उसका वो करने का, यानी कि उसकी इकोनॉमी एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है जिससे कि वो अपना पूरा अर्थव्यवस्था में जो है अपनी सारी चीज़ों का, वस्तुओं का अच्छे तरीके से जो है वो उपयोग कर पा रहे हैं। तो निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है, ठीक है। अब जो सरकार है वो अर्थव्यवस्थाओं को, किस तरह की अर्थव्यवस्थाओं को उन्हें चलाना है, मतलब किस तरह की अर्थव्यवस्था वो चलाना चाहते हैं। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था को कई सारी कैटेगरी में बांटा गया है। एक अर्थव्यवस्था होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है क्या कि इसमें सरकार जो है ज़्यादातर व्यवसाय जो है वो मार्केट के ऊपर छोड़ देती है, ठीक है। यानी कि मार्केट तय करेगी किसी वस्तु की कीमत क्या होगी, मार्केट तय करेगी, बाज़ार तय करेगी कि कौन सी वस्तु बनाई जाएगी, बाज़ार तय करेगी कि वस्तु कितना खपत होगा, कितना आना, कितना जाना, ये सारा चीज़ मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल सीमित होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसी को कहता है। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन करने वाला, यानी कि इसका जन्मदाता अगर कह ले तो एडम स्मिथ है। और इस 1776 में इन्होंने एक किताब लिखा था, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन नामी किताब में एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही जो है प्रतिपादन किया कि तमाम देशों को यही अर्थव्यवस्था अपनाना चाहिए। और ये शीर्ष स्थान पर है, यानी कि उसका इकोनॉमी बहुत अच्छा है, ठीक है, विकसित देशों में शामिल किया जा सकता है। और विकासशील देश का भी जो है यहाँ पे टॉप 10 यहाँ पे अर्थव्यवस्था बताई गई है। सबसे बढ़िया अर्थव्यवस्था यूएसए का है, लगभग $20 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था है यूएसए का, 19.39। चीन का 12.1, जापान 3 नंबर पे 4.85, और जर्मनी का 3.68, और इंग्लैंड का 2.62, और भारत का 2.61, फ्रांस का 2.58 ट्रिलियन, ब्राज़ील का 2.5 ट्रिलियन, इटली का 1.94, और कनाडा का 1.65 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब हम बात करेंगे राज्य की अर्थव्यवस्था, ठीक है। राज्य की अर्थव्यवस्था, इसमें इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ है, ठीक है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अगेंस्ट इसमें चीज़ें होगी, इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार करेगी, यानी क्या चीज़ें पैदा होना है, ठीक है, क्या चीज़ों को नहीं पैदा करना है, उसकी कीमत क्या होगी, कितना होगी, कब कितना दायरे तक जो है इसका प्रोडक्शन करना है, कब रोक देना है, ये सब जो है सरकार तय करेगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था है, यानी कि ये कंट्रोल इकोनॉमी है। सरकारें ये तय कर रही है वस्तु कौन सी बनाई जाएगी, वस्तु की कीमत क्या होगी, बाज़ार में उसका कितना सप्लाई होगा, कितना नहीं होगा, ये सारे चीज़ें डिसाइड करने वाली गवर्नमेंट है। तो राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैली नज़र आती है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को, यानी कि जब रूस विखंडित नहीं था रसिया, तो उस वक्त उसको सोवियत संघ कहा जाता था। तो वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। 1985 ईस्वी से अर्थव्यवस्था को भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। और वही साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण और श्रम संसाधन भी सरकारें के अधीन थी। तो ऐसा अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था निर्देशित रसिया में रह चुका है, चाइना में रह चुका है, जिसमें संसाधनों के ऊपर जो है कंट्रोल सरकार का होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर पूरा कंट्रोल सरकार का होता है, सरकार तय करती है क्या चीज़ें पैदा होगी, उसकी कीमत क्या होगी और कितना होगी, ये सब है। तो पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत, यानी कि ये सिद्धांत राज्य के अंदर में सारी चीज़ें होंगी, ये सिद्धांत देने वाला कॉल मार्क्स था 1818 से 1883 ईस्वी, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई, और इसका आदर्श रूप चीन 1949 में इसका जो है सामने। तो ये हो गई बात हमने
समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की और राज्य की अर्थव्यवस्था की बात की, समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। एक अर्थव्यवस्था होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि जिसमें राज्य भी कुछ चीज़ों को कंट्रोल करेगा और कंपनियां भी जो है खोली जाएगी स्वतंत्र रूप से, वो भी निर्देश करेगी चीज़ों को, बनाएंगी चीज़ों को जो है अपने तरीके से मार्केट में जो है क्या दाम होगा, कितना होगा, कौन चीज़ उनको पैदा करना है, उनको भी दिया जाता है। यानी कि कुछ चीज़ें सरकार तय करेगी, अब कुछ चीज़ें जो है कंपनियां, इंडिविजुअल जो व्यक्ति सरकार से अनुमति प्राप्त कर वो चीज़ों को बनाकर और इसको मार्केट में लॉन्च कर सकेंगे। तो केन्स ने इस अर्थव्यवस्था के बारे में जो बताया कि बात यह था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लॉन्ज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ कुछ कदम बढ़ाना, मतलब दोनों को मिक्स करना चाहिए। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें कि ना निर्यात हो ना आयात, यानी कि हम दूसरे देश से कुछ ना खरीदें। एक होता है बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें होता है क्या कि चीज़ें हम बाहर के देशों से कुछ नहीं खरीदते हैं और अपने देश से भी बाहर कुछ भी निर्यात नहीं करते हैं। ठीक, इसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मानव के वो तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं, यानी कि वो सारे एक्टिविटी इंसानों का जिससे कि आय सृजन होगा, आमदनी का जरिया है, वो सारे की सारी चीज़ें जो है अर्थव्यवस्था से वाबस्ता है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग, वस्तु और सेवाओं का उपयोग, उत्पादन और वितरण से संबंधित। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है प्राथमिक, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो भी एक्टिविटी होगा उन सारी एक्टिविटी को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला कैटेगरी जो अर्थव्यवस्था का है वो प्राथमिक क्षेत्र है, यानी कि फर्स्ट तौर पे चीज़ों को जो बनाया जाएगा कृषि से जुड़ा हुआ, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सब प्राथमिक अर्थव्यवस्था में आता है। ठीक है, ऐसे सवाल भी बनता है कि प्राथमिक अर्थव्यवस्था के कौन कौन से मीडियम है, कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन है, यानी कि जो ज़मीन से जो चीज़ें निकाली जाती है, तो उनसे संबंध गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए, मतलब इसको जो है लाल शर्ट का जो है काम करने वाला, यानी कि जो इसके जो वर्कर्स है इसको लाल रेड कॉलर कैटेगरी में जो है इसको रखा जाता है। एक जो अर्थव्यवस्था का दूसरा जो क्षेत्र है वो द्वितीयक क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र में जो पहले क्षेत्र की जो वस्तु है वो कच्चे माल के रूप में उपयोग करके उसको कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे लोहा से, इस्पात से बहुत सारी चीज़ें, मशीनें बना दी गई, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बना दी गई, वाहन बना दिया गया, और जो जैसे जैसे अनाज है उससे ब्रेड बना दिए, उससे बिस्किट्स बना दिए, उससे और भी बहुत सारी चीज़ बना दिए। तो ये जो है उत्पादन के कैटेगरी में आ गया, जिसको हम द्वितीयक अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें लोग कुशल श्रमिक चाहिए। ठीक है, इसे वाइट कॉलर जॉब कहते हैं। ठीक है, और जो इससे इसके अंदर जो भी कर्मचारी है इसको ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे भी सवाल पूछा जाएगा कि जो द्वितीयक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में जो काम करने वाले कामगार मजदूर है उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो ब्लू कॉलर जॉब में इनको कहा जाता है। और इसमें जो कुशल श्रमिक है, यानी कि जो टैलेंटेड स्किल्ड लेबर है, उसको वाइट कॉलर जॉब के कैटेगरी में रखा जाता है। अब प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जो है रेड कॉलर जॉब के कैटेगरी में रखा जाता है। और एक कैटेगरी होता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में न वस्तुओं को बनाया जाता है, न वस्तुओं को पैदा किया जाता है, यहाँ पे वस्तुओं को बेचा जाता है। ठीक है, जैसे बीमा कंपनी हो गया, बैंक हो गया, डॉक्टर, चिकित्सा हो गया, शिक्षक हो गया, ये चीज़ों को बनाते नहीं हैं, ये सेवा देते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो कोई चीज़ बनाएगा नहीं, वो कोई चीज़ खरीदेगा नहीं, वो किसी अपने स्किल्स का उपयोग करके जो है चीज़ों को जो है अपना जो उसके पास टैलेंट है उसका वो जो है उसको इस्तेमाल में लाएगा। तो इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। ठीक है, अब ये भी सवाल बनता है कि अर्थव्यवस्था के जो 3 कैटेगरी है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था में योगदान देता है वो तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, यानी कि जहाँ इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है मजदूरी करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है नौकरी नहीं करते और असंगठित तौर पर ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं, यानी कि परमानेंट जॉब नहीं होता,
मजदूरी ज़्यादातर लोग करते हैं और उसी से जो है इनका जीवन यापन चलता है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास ये क्या होता है देखिए। अब आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय है कि किसी समय में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय, यानी कि कितना एक समय में, एक साल में, एक महीना में किसी अर्थव्यवस्था में, एक देश के अंदर, एक राज्य के अंदर, एक शहर के अंदर, एक कस्बा के अंदर क्या बना, कितना बना, वो हो गया जीएनपी, सामान्यतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और एक देश की सीमा में जो प्रोडक्शन हुआ, उसका कीमत जो भी हुआ, उसको जो आंका गया, उसको जीडीपी के रूप में जो है उसकी गणना की जाती है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें श्रम है, उपभोग है, पूंजी है। तो व्यापार की मात्रा का प्रसार के साथ होता है, जितना बड़ा उसमें प्रॉफिट होगा, उसका जीडीपी जितना बड़ा होगा, वो देश उतना ज़्यादा खुशहाल होगा। ठीक है, तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। यानी कि एक देश की कंडीशन को अगर हमको अच्छा या बुरा मापना है तो हमें पहले ये मापना होगा कि एक देश के अंदर एक व्यक्ति का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, क्या योगदान है। उस योगदान के हिसाब से हम उस देश की अर्थव्यवस्था का मापदंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। देखिए आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि यानी कि एक व्यक्ति, एक देश के विकास से ज़्यादा जरूरी एक व्यक्ति का विकास होना। अगर एक व्यक्ति का विकास हो रहा है तो देश का भी विकास ऑटोमेटिक तौर पे होगा। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक, परिमाणात्मक सभी परिवर्तन से संबंधित। एक व्यक्ति का जब विकास होगा तो वो सामाजिक तौर पे भी अच्छा जो है अपना जो अपने आप को दिखाएगा, सांस्कृतिक तौर पे भी चीज़ों को अच्छे से लेके चलेगा, आर्थिक तौर पे जो है अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, जीवन गुणवत्ता उसकी बदल जाएगी। तो आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किया जाता है, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा, साक्षरता, ये सब में जो है योगदान जब पूरी तरीके से वो देगा, परिवर्तन जब आएगा, शिक्षा, साक्षरता दर में बढ़ोतरी होगी, जीवन प्रत्याशा, उम्र में बढ़ोतरी होगी, खाने पीने के आइटम, बढ़िया बढ़िया पोषण की चीज़ों का जो है जब सेवन होगा, स्वास्थ्य की सेवाएं पूरी तरीके से वो ले पाएगा, प्रति व्यक्ति जो वस्तुएं हैं उसका उपभोग बढ़ेगा। आर्थिक विकास मूलतः मानव के विकास, यानी कि आर्थिक विकास जो है मानव के विकास। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिक तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया। यानी कि आदमी का आर्थिक विकास उसकी क्षमता को दर्शाती है, यानी कितना उसका जो है क्षमता है, कैपेसिटी है, ये दर्शाती है। इसका तात्पर्य जीवन पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता, यानी कि एक व्यक्ति अपने जीवन को पोषण करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ों का वो इस्तेमाल में लेके आता है। उसकी आत्मसम्मान, यानी कि जिस तरीके से वो कमाई करेगा उस तरीके से वो समाज में अपना स्थान प्राप्त करेगा। और उसकी स्वतंत्रता। तो महबूबुल हक ने भी आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो। तो आर्थिक समृद्धि केवल परिमाणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों जिनका परिमाण तक माप संभव हो में परिवर्तन किया। यानी कि आर्थिक समृद्धि में व्यक्ति के विकास के ऊपर ज़्यादा केंद्रित किया गया है। तो आर्थिक विकास में जीवन की गुणवत्ता जो है व्यक्ति के सुधार होती है। ठीक है, तो किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार के आकार, ये सब के ऊपर निर्भर करेगा। तो आर्थिक विकास की माप, विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के माप, विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति याद करने के 5 दृष्टिकोण यहाँ पे बतलाए गए। आधारभूत आवश्यकता का प्रत्यागम, यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कितना जो है लाभ जो है वहाँ के लोगों को पहुँचता है, इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशन प्रत्यागम, यानी कि प्रतिपादन ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया। इसमें इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन स्तर, आयु, आर्थिक विकास की तुलना, आंकड़ों की शिशु मृत्यु दर, गैर साक्षरता दर, यानी कि किससे, रहन सहन से, और उस देश के, जैसे कि इसमें कुछ चीज़ों को जो है जोड़ा गया है। शिशु मृत्यु दर, यानी कितने बच्चों का जो है मृत्यु दर कम है कि ज़्यादा है। वयस्क साथ मतलब युवा पीढ़ी में जो है एजुकेशन का स्तर कितना अच्छा है, कितना बुरा है। 1 वर्ष की आयु के में जो है जीवन का प्रत्याशा, बच्चों का मौत ज़्यादा है, कम है। तो ये सब पैमाने से पता चलता है कि वहाँ की कंडीशन जो है क्या है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, तो इसके लिए जो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति, यानी कि 100 इसका एक इंडेक्स बनाया गया है जिसमें कि 100 का जो है एक नंबर दिया गया है। अगर आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो कंडीशन अच्छा है, अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो कंडीशन खराब। तो क्रय शक्ति समता विधि, इस विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1917, मतलब गरीबी को नापने के लिए, वृद्धि को नापने के लिए
2014 के अनुसार 2012 में क्रय शक्ति की क्षमता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी बड़े, मतलब पैसा के मामले में जो जितना पैसा से जो लोग जितनी कितनी सारी वस्तुओं को खरीद पाते हैं, उसका उपभोग कर पाते हैं, इस मामले में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी कि पीपीपी के मामले में, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि 10 रुपये में कितना सामान हम इंडिया में ख़रीद लेते हैं, पाकिस्तान में कितना ख़रीद लेंगे, श्रीलंका में कितना खरीद लेंगे, अमेरिका में कितना खरीद लेंगे, उस मामले में इंडिया की कंडीशन जो है पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पे है, यानी कि अच्छा है। निवल आर्थिक कल्याण सकल राष्ट्रीय उत्पादन की छिपी लागत, आधुनिक नगरीकरण की कहानियाँ, अवकाश, गृहणियाँ की सेवाएं, यानी कि ये सब जोड़ करके ये निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे सेमुअल एक इकोनॉमिस्ट है। इनका मानना है कि आर्थिक कल्याण लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार को सही माप करेगा, और इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डेली तथा कॉब ने 1989 में किया। तो जीवन की गुणवत्ता के सुधार, आर्थिक विकास की माप के लिए विलियम नोरदास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुअल ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहा। मानव विकास सूचकांक बनाया गया है, जिससे कि मानव के विकास की माप की जाती है, और इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, और ये पैरामीटर्स में वो जितना वो आगे बढ़ा, जैसे ज्ञान, जैसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, क्रय शक्ति, समायोजित प्रति, यानी कितना पैसा है, कितना पैसा से वो कितना सामान खरीद पाता है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत जो है एक सूचकांक जारी किया जाता है HDI के द्वारा। तो UNDP के द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव के आर्थिक वृद्धि जो है मापदंड। ठीक है, मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, ये 3 चीज़ों में जो है मापा जाता है। इसका इस्तेमाल कितना व्यक्ति कर पा रहे हैं, कितना इससे अर्जित कर पा रहे हैं, इसका मापदंड करके वो जो है निकाला जाता है। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में देखिए 1990 से ये जारी किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत HDI इंडेक्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास रिपोर्ट 1990 से जारी किया जा रहा है। तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी किया गया। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2017 की मानव विकास रिपोर्ट 14 सितंबर 2018 को जारी की गई। विश्व के कुल 189 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां रहा, यानी कि भारत का कंडीशन 189 देशों में 130वां रहा, यानी कि बहुत अच्छा नहीं था। 2014 में 135वां था, 2015 में 130वां था, 2016 में 131वां था। 2017 में इंडिया को जो मिला है रैंक 0.640, यानी कि 130वां जो है भारत नंबर पे आता है 189 देशों में। भारत के पड़ोसी देश की बात करें, श्रीलंका 76 में है, 76वें स्थान पे है। चीन 86वां है, भारत से बेहतर है। भूटान 134वां है, बांग्लादेश 136वां है, नेपाल 149वां है, म्यांमार 138वां, पाकिस्तान 150वां, अफगानिस्तान 168वां। भारत में जो है, भारत से ये सब देश पीछे हैं, जबकि हम श्रीलंका की बात करें, चीन की बात करें, तो ये सब भारत से आगे हैं। और भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब भारत से बहुत पीछे हैं। यानी कि यहाँ पर 3 जो गुणवत्ता है, यहाँ पे शिक्षा की बात कर ले, उम्र की बात कर ले, और जो वस्तुओं का उपभोग की बात कर ले, तो यहाँ पे कंडीशन जो है अच्छी नहीं है। 189 देशों की मानव विकास सूचकांक में सूची में नॉर्वे को सर्वोच्च स्थान मिला, और नाइजर सबसे निचले स्थान पे इसमें रखा गया। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से 5 राष्ट्र शीर्ष पर है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी। और मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निचले 5 देश जो है, ये बुरुंडी है 150वां, चाड है 186वां, 137वां जो है दक्षिणी सूडान, और 128वां अफ्रीका गणराज्य, और सबसे लास्ट में जो है नाइजर है 109वां। मानव विकास सूचकांक 2018 की सूची में USA जो है 13वें स्थान पर है, UK 14वें स्थान पर है, और जापान 19वें स्थान पर है। तो 0 से 550 से कम निम्न विकास वाले देश, 550 से 700 से कम मध्य मानव विकास वाले देश, और 700 से 800 से कम उच्च मानव विकास वाले देश, और 800 से 1 बहुत उच्च मानव विकास वाले देश के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, जिसमें कि भारत का रैंक 130वां है। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों के अनुसार 59 देशों को अत्यधिक उच्च मानव विकास समूह में, यानी कि 189 देशों में 59 देश जो है वो उच्च विकास वाले देश हैं। 53 देशों को उच्च मानव विकास वाले समूह, 39 देशों को मध्यम विकास वाले समूह, और 38 देशों को निम्नतम मानव विकास समूह के अंतर्गत जो है रखा गया। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना
मानव विकास सूचकांक के साथ साथ जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स की बहुआयामी गरीबी निर्देशांक के आधार पर भी की जाती है। यानी कि जेंडर इक्वलिटी यानी कि जैसे मेल फीमेल दोनों में कितना इकोनॉमी में पार्ट कर रहे हैं, यानी कि मेल का इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में कितना भूमिका है, फीमेल का कितनी भूमिका है, ठीक है। तो और उसके लिए कितना जो है कार्यक्रम चल रहा है, क्या डेवलपमेंट चल रहा है, ये सब भी जो है देखा जाता है। लिंग मूलक असमानता सूचकांक 2017 में भारत को 160 देशों में 137वां स्थान था। और पड़ोसी देश चीन का 36वां, म्यांमार का 106, श्रीलंका का 80 और बांग्लादेश का 134 और पाकिस्तान का 100। मतलब इस मामले में इंडिया का इंडेक्स खराब है। यानी कि लिंग मूलक असमानता सूचकांक यानी कि औरत और पुरुष में कितना भेदभाव होता है, इस मामले में भारत का कंडीशन ख़राब है बाकी देशों की तुलना में। जैसे चीन का यहाँ 36वां है, म्यांमार का 106, श्रीलंका 80 और बांग्लादेश 134, जबकि पाकिस्तान से भी ख़राब है इस मामले में। पाकिस्तान 133 है जबकि हमारा स्थान 160 है, 127 है। सॉरी, पाकिस्तान से अच्छा कंडीशन है। पाकिस्तान में 133 है और इंडिया का कंडीशन जो है लिंग मूलक असमानता सूचकांक में जो है 127 है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विकसित बहुआयामी गरीबी मतलब किन किन चीज़ों में मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, इस मामले में जो है गरीबी की माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। इन्हीं 3 आयामों को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह इसी व्यापक जो है स्रोत को मानकर जो है मापी जाती है अर्थव्यवस्था में उनका क्या कंडीशन है, ठीक है। अब खुशहाली का एक रिपोर्ट खुशहाली का जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये जारी करने वाला जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क 2012 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। देखिए ये सब पैमाना है जिससे मापा जाता है कि कंडीशन उस देश की क्या है, और ये सब पैमाने के आधार पर यह तय किया जाता है कि वो देश कितना प्रगतिशील है, डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या पुअर है। तो प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों का चयन की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार का बोध, तो ये सब पैमाना है जिसके आधार पर खुशहाली का जो है पैमाना बना करके नापा जाता है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट की अगर बात करें तो 14 मार्च 2018 को ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वाह्य विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा 6वीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 में जारी किया गया। और 156 देशों में फिनलैंड सबसे खुश देश है, बुरुंडी सबसे कम खुशहाल देश है। और यहाँ पे देखिए रैंक जारी किया गया 5 देशों का। फिनलैंड 1 नंबर पे, नॉर्वे 2, डेनमार्क 3, आइलैंड 4, स्विट्जरलैंड 5। इस सूची में भारत 133वें स्थान पर है, ठीक है। 2017 में भारत सूची 122वें स्थान पर था। अभी भारत जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी है, 133वें स्थान पर है। अब भारत के पड़ोसी देश देखिए, पाकिस्तान का स्थान यहाँ पे अच्छा है, खुद से ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा खुश है पाकिस्तान, 75वां स्थान। भूटान 97, नेपाल 101, बांग्लादेश 115, श्रीलंका 116। और इस सूची में विश्व के प्रमुख विकसित देशों का रैंक देखिए, जर्मनी का 15वां, अमेरिका 18वां, यूनाइटेड किंगडम 19वां, फ्रांस 23वां, सिंगापुर 34 और जापान 54। तो ये लोग का जो है रैंक ये है। अब हम बात करेंगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 का, ठीक है। तो देखिए इसमें 156 देशों को शामिल किया गया। फिनलैंड सबसे 1 नंबर पे, डेनमार्क 2, नॉर्वे 3, आइसलैंड 4, नीदरलैंड 5। भारत इस श्रेणी में आता है 133वें स्थान पे, ठीक है। पाकिस्तान 67वां, चीन 93वां, यानी कि ये 2018 का है, वो 2019 का है, वो 2018 का था। यानी कि भारत जो है खुशहाली जो है भारत में बाकी देशों की तुलना में बहुत कम, जबकि पाकिस्तान का रैंक यहाँ अच्छा दिख रहा है, 67वां, चीन 93वां, भूटान 95वां, नेपाल 100वां, बांग्लादेश 125वां, श्रीलंका 130वां। तो ये है खुशहाली का रिपोर्ट, ठीक है। इस सूची में प्रमुख विकसित देशों का रैंक यूनाइटेड किंगडम का 15वां, जर्मनी 17वां, अमेरिका 19वां, फ्रांस 24वां। वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट यानी कि लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, इसमें देखिए विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। 149वें देशों में जो है इसका पैमाना देखिए क्या है, आर्थिक भागीदारी अवसर, शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य, उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित है। और इसमें 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता, 0 का अर्थ है पूर्ण लैंगिक असमानता, यानी कि लैंगिक पुरुष में और महिला में भेदभाव कितना है वो उसका यहाँ पे इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो सबसे ख़राब कंडीशन यमन का है, 149वां। और इसमें जो है शीर्ष स्थान पर है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, निकारागुआ। और सबसे ख़राब स्थान यमन, पाकिस्तान, इराक, सीरिया, चैड। इसमें पाकिस्तान का कंडीशन बहुत ख़राब है। इस सूचकांक में भारत 108वें स्थान पर है, 0.665 के जो है नंबर के हिसाब से। आर्थिक भागीदारी का अवसर 182वां स्थान, शैक्षणिक उपलब्धियाँ 114वां,
स्वास्थ्य उत्तरजीविता 147वां, राजनीतिक सशक्तिकरण 19वां। तो इस सूचकांक में पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश की बात करें 48वां, म्यांमार 28वां, श्रीलंका 100वां, नेपाल 105वां और बेहतर स्थिति में है वहीं भूटान 122वां और पाकिस्तान 148वां। लैंगिक असमानता यानी कि पुरुष और महिला में भेदभाव के मामले में ये सब देशों का जो है रैंक है। इस सूचकांक में देखिए फ्रांस का 12वां स्थान, जर्मनी का 14वां, यूनाइटेड किंगडम का 15वां, कनाडा का 16वां, स्विट्जरलैंड का 20वां और यूएसए का 51वां स्थान है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आय से ये बोध है कि एक देश में एक व्यक्ति का अपने राष्ट्र में, अपने देश में क्या योगदान है, कितना उसका योगदान है। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था आज़ादी से पहले 1867 से 68 के बीच में। नौरोजी के आंकलन के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था, यानी कि एक व्यक्ति कंट्रीब्यूशन करता है 20 रुपया अपनी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो एक सिर्रास ने वर्ष 1991 प्रति व्यक्ति आय 49 रुपया बढ़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास गणराज्य वाणिज्य मंत्रालय आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। गडगिल तथा वी राव इस समिति के सदस्य थे। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं को जो है उसका राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि बताइए, आज़ादी से पहले एक वर्ष में एक व्यक्ति का जो है योगदान था अर्थव्यवस्था में 20 रुपया, फिर 1911 में कंडीशन अच्छा हुआ 49 रुपया, यानी कि एक साल में 49 रुपया का जो है भागीदारी दिया है। और ये फिर आज़ादी के बाद जो इसके समिति के अध्यक्ष थे महालनोबिस और गडगिल, तो इसमें देखिए फिर इसका गणना किया गया 1 अप्रैल 31 मार्च पर आधारित। यहाँ पे 1951 में इसकी स्थापना की गई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यक्ति का अपने राष्ट्र के में कितना योगदान है अर्थव्यवस्था में। तो साइमन कुजिनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। राष्ट्रीय आय की लागत किसी अर्थव्यवस्था के आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर। फैक्टर कॉस्ट यानी कि क्या क्या चीज़ें जो है कई लागत जैसे कि पूंजी की लागत, ऋणों का ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली, ये सब जोड़ के फैक्टर कॉस्ट के आधार पर जो है नापा जाता है। इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक के दौरान इन कारकों की लागत का आकलन करते हैं। इसके बाद वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है, साधन लागत से सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल कर नहीं किया जाता, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, परंतु कोई अनुदान प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। बाजार मूल्य के ऊपर अगर बात करें तो इसमें 7 मिनट केंद्रीय उत्पाद शुल्क CST जोड़ने के बाद निकाली जाती है। ठीक है, तो इस आधार पे जो है मापा जाता है। मूल्य वर्धन की धारणा, राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए, जिससे कोई मतलब जो GDP हमारा है ये हमारा सही राष्ट्रीय मूल्य आकलन है। इससे हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति का जो है एक राष्ट्र में, देश में कितना योगदान है। ठीक है, और इसके जो निकालने वाले वो CSO है, जिसको कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। चालू और स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय मतलब बहुत सारे पैमाना है जिसके आधार पे ये जो है निकाला जाता है। चालू कीमत पर जैसे कि खुदरा मूल्य के ऊपर जो है क्या राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है। स्थिर कीमतों पर यानी कि अभी जो है महंगाई को माइनस करके अगर देखा जाए तो क्या जो है योगदान है। प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय यानी कि मुद्रास्फीति को घटा के। देखिए, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य, पुरानी वस्तुओं के मूल्य, घरेलू सेवा, मतलब ये सब टेक्निकल वर्ड है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, जिससे कि हमें निकालते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, उनके बीच संबंध। राष्ट्रीय आय के मूल तत्व धारणाएं, घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि हम कोई भी चीज़ों को बनाएंगे तो उसका एक वो होगा कि घरेलू और एक होता है राष्ट्रीय। ठीक है, घरेलू उत्पाद जैसे किसी देश की आर्थिक सीमा में जो पैदा किया गया, घरेलू उत्पाद हुआ। राष्ट्रीय उत्पाद जैसे कि किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाहर से भी लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं तो वो राष्ट्रीय आय हुआ। घरेलू उत्पाद यानी कि हमारे देश के रहने वाले लोग हमारे ही देश में जो उत्पाद कर रहे हैं वो घरेलू उत्पाद हुआ। राष्ट्रीय उत्पाद में बाहर के लोग भी जो हमारे देश में कर रहे हैं उसको माइनस करके फिर हमारे देश के लोग जो बाहर में काम कर रहे हैं उसको जोड़ करके वो निकाला जाता है, जो GDP हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है टेक्निकल वर्ड है, ये बहुत जो है बड़े एग्जाम के लिए आपको समझना चाहिए। आप जैसे SI या फिर BPSC या फिर बैंक या फिर जो बाकी जो एग्ज़ाम है ये सब के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद वही GDP है। फाइनल तौर पे जो है कितना GDP है किसी देश का, उसको जो है फिर निकाला जाएगा एक एक व्यक्ति के ऊपर फिट करके कि एक व्यक्ति के ऊपर क्या हिसाब लगता है, उस हिसाब से पता चलेगा कि एक व्यक्ति का क्या योगदान है राष्ट्रीय आय में। सकल घरेलू उत्पाद GDP का उपयोग GDP में होने वाली वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही वृद्धि की जो है दर होता है। यानी कि GDP में 100 रुपया का योगदान 2017 में रहा
अब 2018 में जो है 150 हो गया, तो एक 50 रुपये क्या हुआ, 50% का वृद्धि हुआ। तो इसी यह परिमाण है, दृष्टिकोण, इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे ज़्यादा सेवाओं की गुणवत्ता का भी पता नहीं चलता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों के तुलनात्मक विश्लेषण इसी आधार पर किया जाता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। साधन लागत में सरकार के भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता। ठीक है, यानी कि सब्सिडी माइनस कर दिया जाता है। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, ये सब टेक्निकल वर्ड है जो कि आपको बहुत ज़रूरी नहीं है जानना। ठीक है, जीडीपी कैसे निकालते हैं, एनएनपी क्या है, ठीक है, जीएनपी क्या है, तो इसके बारे में बातें हो रही है। ठीक है, ये आपको बहुत ज़रूरी नहीं है जानना। ठीक है, आपको ज़्यादातर वो चीज़ें जानना है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो है पूछा जाएगा, ये सब बड़े एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय लेखा के आधार पर वर्ष विधि में संशोधन 30 जनवरी 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सीएसओ ने राष्ट्रीय लेखाओं के आधार पर वर्ष को 2004 से 5 से संशोधित करके, मतलब जो एक पैमाना माना गया है कि पिछले साल के किस आधार पे हम मानेंगे कि हमारा विकास हुआ, तो 2011 से 12 कर दिया गया है, पहले था 2004 से 5। इस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय आय संबंधी नई श्रृंखला में एक अन्य महत्वपूर्ण धारणात्मक परिवर्तन जीडीपी के आकलन के संबंध में क्या है। नई श्रृंखला में अब साधन लागत, देखिए वही बात हो रही है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन धारणा को हटा दिया गया है। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को ही जीडीपी के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी कि जो बाजार का जो भी कीमत है उसी को जो है नापा जाता है। जैसे कि अभी 2011 में कीमत क्या था, सपोज डेट 1 किलो आलू का, अभी कीमत 2023 में क्या है, तो अभी के हिसाब से मापा जा रहा है कि जो कीमत अभी है उसी को जो है जीडीपी का जो है नंबर मान के चला जा रहा है कि हमारा विकास इतना हुआ। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान के संबंध में उत्पादन, आय और व्यय का मिश्रित प्रयोग किया जाता है, यानी कि कितना उत्पादन हुआ, आय कितना हुआ, खर्च कितना हुआ, ये सब का प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए सांख्यिकी संगठन है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया है। प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीयक क्षेत्र, परिवहन, संचार, व्यापार, वित्त, वास्तविक संपदा, समुदाय, निजी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र, ये सब इसमें जो है, ये सब को हमारा जो जीडीपी का पार्ट है, सबको एक सम्मिलित रूप में जो है जोड़ करके निकाला जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त है वो 30% का योगदान है। विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधी आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रकाशित करता है, यानी कि विदेशों से हमारा क्या लेन देन रहा, कर्ज भी क्या लिया गया, दिया, ये सब आरबीआई जो है आंकड़ा रखता है। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े सीएसओ द्वारा तैयार किया जाता है, आरबीआई द्वारा नहीं। ठीक है, यानी कि निर्माण संबंधी आंकड़े जो है सीएसओ जारी करता है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। एनएनआई किसी वर्ष में बाजार मूल्य पर जीडीपी है, जिसमें सीएफसी कर्मचारियों को निवल सीधा सवाल पूछेगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या है, मतलब इसका काम क्या है। ये हमारे देश के जो है राष्ट्रीय आय का गणना करता है और हमारे देश के राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति आय को सुनिश्चित करता है, वो निकालता है, वो अपने जो है बहुत सारे पैमाने उसके जो बना हुआ है उसी आधार पे। ठीक है, वर्ष 2018 से 19 में राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंकड़े यहाँ पर 2011 से 12 को मानक समय मानकर यहाँ पे बताया गया है, जो कि 2019 में सीएसओ द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें देखिए 141 लाख करोड़ 2011 से 12 के मूल्य के स्तर पर 141 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी है, और 2017 से 18 में स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद 131.80 है, यानी कि स्थिर मूल्य पर, यानी कि अभी जो माइनस कर दें जो महंगाई है तो 131 लाख करोड़ हो जाएगा। और अगर अभी की महंगाई के हिसाब से अगर जीडीपी को नापे 2018 से 19 में तो 141 लाख करोड़ होता है। ठीक है, और वृद्धि 7%। तो वर्ष 2018 से 19 में जीडीपी में वृद्धि 6.8% रही, और सीएसओ के 28 फरवरी 2019 के दूसरे अग्रिम अनुमान स्थिर कीमतों पर 2011 से 12 के स्थिर मूल्य पर 2018 से 19 में शुद्ध राष्ट्रीय आय 127.50 लाख करोड़ का अनुमान किया गया। ठीक है, ये सब आंकड़ा है। और ग्रोथ की बात करें तो 7% रही थी। 2018 से 19 में स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 9,000, देखिए यहाँ पर 92,718 रुपया था, जबकि 2017 से 18 में प्रति व्यक्ति आय 87,623 रुपया हो गया। ठीक है, और वृद्धि की बात करें 2018 से 19 में 5.8% वृद्धि का जो है संभावना था, लेकिन वृद्धि 7% हुआ। वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में 129.26 लाख करोड़ रुपया का जो है जीडीपी था, और इसमें अगर अस्थिर मूल्य पर किया जाए तो 121.4 लाख करोड़ होगा। वृद्धि की बात करें 6.8% की वृद्धि जो है 2018 से 19 में जो है हमारे देश का रहा। अब प्रचलित मूल्य पर राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आकलन देखिए 190.54 लाख करोड़ 2018 से 19 में रहा,
और स्थिर मूल्य पर 170.95 लाख करोड़ और चालू मूल्य पर जीडीपी में वृद्धि 11.5% रहने का अनुमान था, जो कि 11.3% रहा। ठीक है, अब 2018 से 19 की तुलना में हमारी जीडीपी जो है लगातार बढ़ रही है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंकड़े दृष्टि में यहाँ पर जीडीपी की बात करें तो 7% ग्रोथ रहा, एनडीपी 7%, जीवीआर बेसिक प्राइवेट यानी कि जो पैमाना है जिसके आधार पर मापा जाता है वो सब दिया गया है, बहुत डिटेल में दिया गया है। उतना डिटेल हमको नहीं जाना है क्योंकि एग्ज़ाम भी करीब है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं और वैसे भी इसमें कोई चीज़ नहीं छूट रहा है, बहुत डिटेल में हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो कि बिल्कुल भी एग्ज़ाम के कंटेंट से बिल्कुल अलग है उस पर ज़्यादा टाइम लगा कर जो है समय बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। जीडीपी 11.5% रहा 2018 से 19, एनडीपी 11.5, जीवीआर बेसिक प्राइसेज पर 11.4, जीएनआई 11.5, एनएनआई 11.6 प्रति व्यक्ति जो है आय 11.2% वृद्धि रहा। कृषि वानिकी और मत्स्यिकी में 2.7%, खनन उत्खनन 1.2% वृद्धि, विनिर्माण में 8.1, विद्युत गैस जलपूर्ति अन्य उपयोगी सेवाओं में वृद्धि 8.0%, निर्माण कंस्ट्रक्शन में 8.9, व्यापार होटल परिवहन संचार प्रसारण में 6.8, वित्तीय रेलवे स्टेट व्यावसायिक सेवा में 7.3, सार्वजनिक प्रशासन रक्षा अन्य सेवा में 8.5, अमूल कीमत पर जीवीए 6.8। अब देखिए यहाँ विविध है, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय आय है, हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है, इस पर भी सवाल पूछा गया है। हिंदू वृद्धि दर क्या है, ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया, मतलब एक व्यक्ति की आय जैसे 150 लाख करोड़ रुपया एक साल में जो है जीडीपी रहा, तो इसको कैसे निकालेंगे? प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए राष्ट्रीय आय यानी कि 150 लाख करोड़ को कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति का राष्ट्रीय आय जो है निकल के सामने आ जाएगा। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान जो कि ह्रास क्रम में देखिए सेवा का सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद उद्योग का है, फिर उसके बाद कृषि का है। मूल्य ह्रास, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय अनुमान की गणना करते समय निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना, आयात मूल्य को घटाया जाना ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। गोवा प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ड्रेन का सिद्धांत मतलब अंग्रेज किस तरीके से यहाँ से धन लूट करके लेके जा रहे थे, उसी को ड्रेन का सिद्धांत कहा जाता है। किसी देश का आर्थिक वृद्धि में सर्वाधिक उपयुक्त माल सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, अब देखिए आर्थिक आयोजन। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है, यानी कि आपके पास साधन सीमित है, उसको कुशलतम उपयोग को जो है आर्थिक नियोजन कहा जाता है। पहली आर्थिक नियोजन बनाया गया था, देखिए बहुत सारे पंचवर्षीय योजना बनाए, आर्थिक नियोजन प्रोग्राम बनाए, आज़ादी के बाद से ही सबसे पहले जो है बनाया गया था 1951 में और 1956 तक चला था। जीडीपी के वार्षिक लक्ष्य रखा गया था 2.1, जबकि वृद्धि हुआ था 3.60। दूसरी बनी थी प्लानिंग कमीशन, 1956 से 1961 के बीच में 4.5% वृद्धि का पैमाना रखा गया था, 4.1 हुआ। तीसरी 1961 से 1966 5.6 का अनुमान लगाए थे, 2.8 की वृद्धि हुई चूँकि चाइना के साथ युद्ध हो गया था। चौथी 1969 से 1974 5.7 का अनुमान था, 3.3 रहा क्योंकि इसमें आपातकाल लागू किया गया था। फिर पाँचवीं 1974 से 1978 इसमें भी अनुमान के अनुरूप जो है वृद्धि हुई थी। छठी 1980 से 1985 इसमें भी वृद्धि सही हुई। सातवीं 1985 से 1990 और आठवीं 1992 से 1997 और नौवीं जो है पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 रही, 6.5% का ग्रोथ का अनुमान था, 5.4 रहा। 10वीं 2002 से 2007 और 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं 2012 से 2017, चूँकि फिर मोदी सरकार आई, नीति आयोग का गठन कर दिया गया। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनाएं बनी। ये वार्षिक योजनाएं देखिए 1966 से 67, 67 68 से 69, 1978 से 79, 79 से 80, 1990 से 91 और 91 से 92 के लिए बनी थी, यानी कि इसके बीच में भी 7 आर्थिक छोटी छोटी योजनाएं बनी थी। ठीक है, 1978 से 83 जनता की सरकार थी, जनता की सरकार चलाई गई थी। 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे रोककर 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू किया। पहली 3 योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किया, चौथी योजना का लक्ष्य घरेलू उत्पाद में, बाकी सभी योजनाओं का सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में जो है बनाया गया था। आर्थिक समाज योजना को भारत का संविधान समर्थित सूची में रखा गया, यानी कि इसमें जो है राज्य सरकार भी फैसला ले सकता है, केंद्र सरकार भी फैसला ले सकता है। जो भी समवर्ती सूची में डाला जाए उस पर राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों जो है अपने डिसीजन ले सकती है। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई। ठीक है, आर्थिक नियोजन के बारे में, यानी कि हमें जो भी संसाधन है उसका सही रूप से इस्तेमाल करने के लिए
हमें प्लान करना चाहिए। ठीक है, 10 वर्षीय कार्यक्रम का जो है इसमें प्रस्ताव दिया गया था। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। फिर 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बम्बई प्लान प्रस्तुत किया गया था 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना के अंतर्गत। फिर 1944 में भी जो है इसको दिया गया था। भारत सरकार ने नियोजन और विकास विभाग नामक नया विभाग खोला और इसी वर्ष श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई थी। 1945 में एम.एन. रॉय ने भी अपनी योजना दिया था। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने भी अपनी योजना दिया था कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उसका उपयोग किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो बनी थी 1 अप्रैल 1991 से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब जो है ये योजना को ख़त्म करने के बाद नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। ठीक है, योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया। अब नीति आयोग जो है अपना प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग अपना जो है देश के आर्थिक विकास के लिए जो है वो प्लान करती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बनी थी 1991 से 56 तक था। तो इसमें जो मॉडल जो तैयार किया गया था हेराल्ड डोमर मॉडल, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ करना था। कृषि और को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। सफल योजना रही थी। इसमें 2.8% का अनुमान था, जबकि 3.6 का वृद्धि हुआ। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना के काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की अपेक्षा घर तथा इस मद में मात्र 6% की जो है राशि खर्च की गई। सामुदायिक विकास का कार्यक्रम 1952 में किया गया। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में रहा। इसको महान लोबिस मॉडल कहा जाता है। समाजवादी समाज का स्थापना करना था। इसमें देश की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा। 4.5 से 4.1 विकास दर को हासिल किया। भारी उद्योग खनिज उच्च प्राथमिकता दी गई थी। भारी उद्योग का निर्माण इसमें किया गया था। 24% राशि इसमें व्यय की गई थी भारी उद्योग में। अद्वितीय प्राथमिकता यातायात पर 28% की राशि खर्च की गई थी। और महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात, ये सब चीज़ों का जो है कारखानों का जो है उद्योग का जो है गठन किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में था। इसमें जो है अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही थी। इस योजना के अपने लक्ष्य रखे गए थे 5.6, जबकि 2.8 की प्राप्ति हुई, क्योंकि इस बीच में जो है चाइना से लड़ाई हो गई थी। और 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग के बोकारो में जो है एक आयरन स्टील प्लांट लगाया गया था। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध था, जो कि मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए योजना अवकाश का टाइम आया 1966 से 69। चूँकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम 5 साल की जो है प्लानिंग का जो है बना सकते थे, तब 1966 से 69 के लिए लगाया गया था। 3 साल की प्लान की गई थी। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि और संबंध क्षेत्र और विकास के ऊपर ध्यान दिया गया था, जिसमें कि वृद्धि कुछ खास नहीं रही। फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी 1969 से 74, और इसमें गडगिल मॉडल पर आधारित था। 27 विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना सभी को विशेष रूप से लक्षित किया गया। भारत की कृषि पर जो है इसमें विकास केंद्रित किया गया। परिवार नियोजन पर ऊपर ध्यान दिया गया, यानी कि परिवार को कम करने का, जनसंख्या कंट्रोल करने का। और विकास के केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र पर संगठित किया गया। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही और 5.7 की वृद्धि कर 3.3 वृद्धि करी। ठीक है, श्वेत क्रांति इसमें लाया गया था। श्वेत क्रांति में मतलब जो है दूध के उत्पादन में जो है बढ़ोतरी की गई थी। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच में आया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। यह योजना केवल 4 वर्ष के लिए था। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने में उच्च प्राथमिकता दी गई थी। 1975 की इसमें शुरुआत की गई थी। योजना के दौरान विकास लक्ष्य 5.5% रखा गया था, लेकिन प्राप्त 4.4% हुआ। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी के ऊपर जो है काम किया गया। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि पर दी गई थी और खनिज पदार्थों को जो है बनाने में दी गई थी। सामान्यतः सफल रही, लेकिन फिर भी गरीबी का जो है निवारण नहीं हो पाया। फिर अनवरत योजना 1978 से 80 के बीच में। अनवरत योजना मतलब रोलिंग प्लान था। इसमें जो है सरकार बदल गई थी। जनता पार्टी की सरकार थी, इन्होंने जो है प्लानिंग की थी। फिर नेहरू की सरकार आई, इंदिरा गांधी की सरकार है 1980 में। फिर अपना जनता सरकारों का प्लान बंद करके फिर अपना लेके आई। ठीक है, अनवरत योजना जैसे गुरनार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक में एंशिएंट ड्रामा यानी कि ये सब चीज़ें लिखी गई थी। पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रहा था उस टाइम। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच में था। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 के बाद जनता पार्टी को सरकार के हटाने के बाद जो है ये प्लान किया गया था।
ठीक है, इसमें क्या चीज़ें की गई थी, गरीबी उन्मूलन का काम किया गया था, 5.2% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, 5.54% की वृद्धि हासिल की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में था। इसका योजना का जो है डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। प्रमुख उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार के अवसर को जुटाना, साम्य और न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना, देशी तकनीक विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना, भोजन काम और उत्पाद का नारा इस योजना में दिया गया था। योजना में सकल घरेलू उत्पाद 5% रखा गया, जो कि 6.2% की वृद्धि रही। फिर योजना अवकाश 1990 से 92 के बीच में रहा, चूँकि इस वक्त भी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता का समय था। तो इसमें भी जो है विकास में जो है वृद्धि जो है कम रही। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में, इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास था। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण योजना में सफल रही थी। 5.6 वृद्धि रखा गया था, 6.8 हुआ। इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरुआत हुई, राष्ट्रीय महिला कोष बनाया गया था। ठीक है, और इस तरीके से ये योजना भी जो है ठीक ठाक रहा। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में रहा। न्यायपूर्ण वितरण, समानता का विकास, ये सब रहा था इसका टारगेट। रखे थे 6.5% और वृद्धि हुई थी 5.4। योजना असफल रहा क्योंकि मंदी जो है इसमें बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके वजह से जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, बाहर के देश से हमें कर्ज लेना पड़ा था, जिसके वजह से हमारे ऊपर बाहर के विदेश के IMF के जो है नियम कानून को जो है मानकर अपने देश में बहुत सारी चीज़ों को बदलना पड़ा था। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में रहा। तो इसमें योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद रखा गया था वार्षिक 8%, वृद्धि हुई 7.5%, और प्रतिवर्ष $7.5 अरब प्रत्येक विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया था कि हम बाहर से जो है निवेश लाएंगे $7.5 अरब, जबकि 5 करोड़ रोजगार का जो है सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। 2007 का था, जिन्हें अंत तक 75% शिशु मृत्यु दर 45 पर प्रति हज़ार पर कम करना था। वनाच्छादन यानी कि वनों का क्षेत्र बढ़ाना था 25% तक। तो ये सब टारगेट रखा गया था। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 को समाप्त हो गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उपलब्ध अंतिम आंकड़ों फाइनल आंकड़ा अभी तक नहीं आया। अनुसार योजना अब तक की सफलता का योजना रही है, मतलब इसमें जो है अच्छी खासी जो है वृद्धि रही थी। ठीक है, 7.5% वृद्धि रही थी। कृषि में, सेवा में, ये सब में वृद्धि अच्छी रही थी। कृषि में 4% सालाना वृद्धि, और अंतिम आंकड़े के अनुसार 3.42% की वृद्धि, और क्रमशः 8.90 वृद्धि उद्योग में रही थी। 9.40 जो है सेवा में वृद्धि रही थी। तो ये सफल रही थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में थी, और 1 अप्रैल 2007 से ये प्रारंभ की गई थी। पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य इसमें था तीव्रतम समावेशी विकास। 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत समृद्धि दर 8.3 रही थी, जबकि इसमें विकास हुआ था ठीक ठाक रहा था 9.5% के आसपास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम थे अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। ठीक है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में था। इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद 12वीं योजना 2012 से 17 के बीच में था। राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसंबर 2012 में मंजूरी मिली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट हुआ था। वार्षिक विस्तृत वृद्धि दर 9% रखा गया था। 8.2 का वृद्धि हुआ। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन 4%, विनिर्माण 10%। योजना अवधि के गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार 5 करोड़ नए अवसरों को सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। योजना के अंत तक निर्धनता का अनुपात निजी जनसंख्या के प्रतिशत को पूर्व आकलन की तुलना में 10% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। योजना के अंत तक देश में शिशु मृत्यु दर को 25 तथा मातृ मृत्यु दर को 1 प्रति हज़ार पर रखने का लक्ष्य रखा गया था। 950 जो है लिंग अनुपात करने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि बहुत ही खराब था उस टाइम। योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को 2.1 पर लाना था, यानी कि ये सब चीज़ें रखी गई थी टारगेट। योजना के अंत तक आधारिक संरचना के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर GDP के 9% तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, योजना के अंत तक सभी गांवों के 12 सड़कों से जोड़ना था। योजना के अंत तक सभी गांवों में विद्युतीकरण करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत महत्वाकांक्षी ये जो है प्लान था। ग्रामीण क्षेत्रों में टेली डिसेंटी को बढ़ाकर 70% करने का लक्ष्य रखा गया। औसत वार्षिक केंद्रीय राजकोषीय घाटा 3.25% करने का लक्ष्य रखा गया था। थोक मूल्य सूचकांक को जो है 12वीं योजना में 4.5 से 5% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था। केंद्रीय योजना वह 12वीं पंचयोजना में GDP का 4.2% का जो है वृद्धि रखने का लक्ष्य रखा गया था। तो बहुत सारे इसमें जो है महत्वाकांक्षी जो है चीज़ों को टारगेट को रखा गया था, जो कि ये चीज़ जो है अच्छे तरीके से जो है सफल मान के जो है इसको लेके चला गया। ठीक है, 12वीं योजना में करोड़ रुपये देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा काम का नहीं है।
तो गरीबी क्या होता है, यहाँ से अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और जल्द ही, ज़्यादा नहीं 5 वीडियो में हम पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर नए सब्जेक्ट का जो है अनावरण करेंगे। ओके, थैंक यू।